मान लीजिए आपको ये वेन डायग्राम आई एम श्योर आप लोग सब जानते हो। मान लीजिए ये येलो सर्कल है सेट ए और ये ग्रीन सर्कल है सेट बी। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं वो इस येलो सर्कल के अंदर लाई करते हैं और जितने भी एलिमेंट्स सेट बी में हैं वो ये ग्रीन सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो मैं कह सकता हूं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं ये जो पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होंगे, P represents number of elements, Q represent number of elements in this region and R represents number of elements in this region. तो मैं कह सकता हूं A में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं A would be P plus Q, राइट। ये एलिमेंट हो गया P। इस रीजन में ये जो आपको क्रिसेंट शेप दिख रहा है उसमें P है, ये जो कॉमन जोन दिख रहा है उसमें Q है, ये R है। तो आप कह सकते हैं A equals P plus Q। इन द सेम फैशन आप कह सकते हो B equals Q plus R, राइट। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं ए बट नॉट बी, मतलब आई वॉन्ट एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बी। तो आप कह सकते हो दिस रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्रीसेंट रीजन, तो आप कह सकते हो दैट इज गोइंग टू बी पी। अगर मैं कहूं कि आप इसको, अगर आप देख सकते हो, आपको पता है दिस कंप्लीट रीजन इज ए, दिस कंप्लीट रीजन इज ए, this complete yellow circle is A and you want this to be out। इस रीजन को आप कहते हो A इंटरसेक्टिंग B, मीन्स द ओवरलैपिंग जोन ऑफ A एंड B। तो A बट नॉट B का मतलब क्या होता है? A बट नॉट B का मतलब होता है A माइनस A इंटरसेक्टिंग B, राइट। ये सब आपने सेट चैप्टर में वेन डायग्राम में पढ़ ही रखा है, तो बस मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए वेन डायग्राम के जो सवाल आते हैं उसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उस लैंग्वेज पे ध्यान देना जरूरी है। बी बट नॉट ए का मतलब क्या होता है? बी बट नॉट ए का मतलब ये आर रीजन होगा, क्योंकि बी कंप्लीट ग्रीन सर्कल है। और इसको अगर आप वेन डायग्राम सेट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्टिंग बी, राइट। आपको पता है A एंड B इज द रीजन Q, जिसको आप A इंटरसेक्टिंग B भी कहते हो। A एंड B को आप A इंटरसेक्टिंग B भी कहते हो, ठीक है। उसी तरीके से जब आपसे कोई पूछता है A और B, मतलब ईदर A और B, तो इसका मतलब होता है A यूनियन B। ईदर A और B का मतलब क्या होता है? A यूनियन B, मतलब या तो A का एलिमेंट आ जाए या तो B का एलिमेंट आ जाए। तो आप कह सकते हो P Q R। अब A यूनियन B को अगर आप डिकोड करना चाहो, A यूनियन B को आप डिकोड करना चाहो तो आप कह सकते हो A प्लस B। अब जैसे ही आपने A प्लस B कहा तो A है आपका P प्लस Q, A क्या है आपका P प्लस Q, और B क्या है आपका Q प्लस R। तो कहीं ना कहीं P प्लस Q प्लस R हो गया है, तो मतलब दो बार Q ऐड हो गया, तो माइनस Q करना पड़ेगा, और माइनस Q क्या है? राइट। तो आप कह सकते हो आपका A यूनियन B इज सिग्मा ए माइनस ए बी, सिग्मा ए माइनस ए बी। मैं ए इंटरसेक्टिंग बी को ए बी लिखूंगा, आई विल राइट ए इंटरसेक्टिंग बी एज ए बी, ओके। कहानी कॉम्प्लेक्स होती है जब ये तीन स्टोरी में बढ़ जाती है। अब आपके पास तीन सेट्स हैं, कौन कौन से सेट्स हैं? आपके पास एक रेड सेट है, दिस रेड सर्कल इज ए, दिस ब्लू सर्कल इज सी एंड दिस ग्रीन सर्कल इज बी। अब ये रेड और ग्रीन का जो ओवरलैप है वो ये ओवरलैप है, और अगर आप रेड और ब्लू का ओवरलैप देखें तो ये ओवरलैप है, और आप रेड ग्रीन और ब्लू का ओवरलैप देखें तो आपका ओवरलैप ये है। तो आपने तीनों एलिमेंट्स के पेयर का ओवरलैप रीजन भी देख लिया है। और आपसे पूछा जाए जो हार्ट जो बना हुआ है जो बीच सेंटर में जो रीजन है वो क्या है? तो ये तीनों का ओवरलैप है, ये तीनों का ओवरलैप है। तो आप देख सकते हैं ए अगर मैं पूछूं तो ए आपका रेड सर्कल है विच कंपोज्ड ऑफ P प्लस S प्लस V प्लस T, राइट। P प्लस S प्लस V प्लस T। सेम वे B इज बेसिकली योर ग्रीन सर्कल Q प्लस T प्लस V प्लस U, देख लीजिए Q प्लस U प्लस V प्लस T।
और उसी तरीके से सी रीजन इज आर प्लस यू प्लस वी प्लस एस, राइट। तो आपको ए बी सी तीनों रीजन एग्जैक्टली क्या है वो पता चल चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है ए एंड बी, मतलब रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल का ओवरलैप। आपको पता है दिस V प्लस टी इज द ओवरलैप जोन। उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है B एंड C, मतलब ग्रीन और ब्लू का ओवरलैप, दैट इज U प्लस V। और उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है C एंड A, मतलब रेड और ब्लू का ओवरलैप, आप कह रहे हो S प्लस V, राइट। तो आपने इंडिविजुअली ए बी सी क्या है वो भी देख लिया, फिर आपने दोनों का पेयर, मतलब जितने भी पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, उसकी जो पॉसिबल ओवरलैपिंग है वो भी देख ली। और अब आपने देखा तीनों का कंप्लीट ओवरलैप, तीनों कहां पे मिल रहे हैं, तो आपने कहा तीनों मिल रहे हैं V पर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज ए और बी और सी, तो आप कह सकते हो सर ए और बी और सी इज नथिंग बट दिस इज P प्लस एस प्लस वी प्लस टी प्लस आर प्लस यू प्लस क्यू। तो आप कह सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी सर, ए यूनियन बी यूनियन सी सर इज एक्चुअली P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू प्लस वी। और अगर आपसे मैं बोलूं ए क्या होता है, तो आप जानते हो ए होता है P प्लस एस प्लस वी प्लस टी। और आपसे मैं पूछूं बी क्या होता है, तो आप जानते हो B इज Q प्लस यू प्लस वी प्लस टी। और आपसे मैं बोलूं C क्या होता है, तो आपको पता है R प्लस एस प्लस वी प्लस यू। तो अगर मैं यहां पे सिग्मा ए लिखता हूं, अगर मैं यहां पे सिग्मा ए लिखता हूं, तो क्या क्या चीजें आ गई, तो क्या क्या चीजें एक बार आई उस पर ध्यान दीजिए। P आया एक बार, Q आया एक बार, R आया एक बार। P आया एक बार, Q आया एक बार, R आया एक बार। अब देखिए क्या क्या चीजें 2 बार आई, ग्रीन से मैं बना रहा हूं, क्या क्या चीजें 2 बार आई। तो आप देख सकते हो S आया है 2 बार, फिर आप देख सकते हो T आया है 2 बार, फिर आप देख सकते हो U आया है 2 बार, U आया है 2 बार। और आप ये भी देख सकते हो कि V आया है 3 बार, V आया है 3 बार। तो अगर मैं सिग्मा ए में माइनस सिग्मा ए बी लगा दूं, माइनस सिग्मा ए बी लगा दूं, मतलब ए बी बी सी सी ए। अब देखते हैं ए बी बी सी सी ए क्या है। अब आपको पता है ए बी क्या है, टी प्लस वी। बी सी क्या है, वी प्लस यू। और ए सी क्या है, वी प्लस एस। तो अगर आप गौर से देखो तो टी आ रहा है एक बार, यू आ रहा है एक बार, और एस आ रहा है एक बार। तो ये जैसे मैंने देखा था, यहां पे देखो टी कितनी बार था, टी था 2 बार, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। वी था एस कितना था, एस था 2, एक सब्ट्रैक्ट हो गया। यू था 2, एक सब्ट्रैक्ट हो गया। तो मतलब आपकी कहानी में, आपकी इस कहानी में P प्लस क्यू प्लस आर आ गया है, S प्लस टी प्लस यू आ गया है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि 3 V में से तीनों V गायब हो चुके हैं, 3 V में से तीनों V गायब हो चुके हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गेट बैक योर V। तो आप क्या करोगे, प्लस ए बी सी। सो आई एम श्योर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। तो आपसे कोई पूछता है ए यूनियन बी, आपसे कोई पूछता है ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों कहानी आपको पता चल गई। तो सेम पैटर्न आप डेवलप कर सकते हो। कुछ चीजें और पूछी जा सकती है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, तो पी और एस हो जाएगा। ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी, तो पी और टी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको भाषा में हैंडल करना आना
चाहिए। ठीक है, वो हम लोग आगे चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, सेम कहानी पैटर्न अभी हमने प्रूफ किया है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज नथिंग बट सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए बी प्लस ए बी सी, राइट। सेम वे अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, विल फॉलो द सेम पैटर्न, विल से सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा ए बी सी, मतलब जितने भी ट्रिपलेट्स बनेंगे उसको फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड देन माइनस ए बी सी डी। एंड द सेम वे आप पांचवें टर्म्स के लिए भी जा सकते हो, सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा ए बी सी माइनस सिग्मा ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी ई। ठीक है, पांच। तो इस तरीके से यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न, राइट। तो वेन डायग्राम की ये पैटर्न आप आई एम श्योर समझ गए हो। समझ गए हो तो जल्दी से ये सवाल करके दिखाओ। In the expansion of A union, B union, C union, D union, E union, F, how many terms will have negative sign? In the expansion of A union, B union, C union, D union, E union, F, how many of them will have expansion sign, will have negative term? आई एम श्योर इसको एक्सपैंड करना आ चुका होगा आपको। सिग्मा ए तो नेगेटिव टर्म्स वाले बंदे कौन कौन से होंगे? जितने भी पेयर बन सकते हैं, जितने भी फोर टर्म्स के की ग्रुप बन सकती है, जितने भी सिक्स टर्म्स की ग्रुप बन सकती है। सो द आंसर वुड बी 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C6। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C6। So these many terms will have negative sign। 6C2 को आप क्या लिख सकते हो? तो ये गया, बचा 15 प्लस 15 प्लस 1, so 31 terms। 31 terms will have negative sign। अगर मैं आपको ये दिखा दूं कुछ ऐसा, नाउ दिस इज लाइक एक दुनिया है जो येलो बाउंड्री के अंदर है। इस पूरी दुनिया को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। पूरी दुनिया को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, आपकी क्लास हो सकती है या पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। मान लीजिए ये जो ए है ये बता रहा है वो सारे बच्चे, मान लो ये आपकी क्लास है, दिस इज योर क्लास, दिस यूनिवर्सल सेट इज योर क्लास, और ये जो येलो हैं वो खेलते हैं क्रिकेट, और ये जो ग्रीन है वो खेलते हैं हॉकी। तो नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या है सर? कि ये जो भी बच्चे ना ही क्रिकेट खेलते हैं ना ही हॉकी, मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये कंप्लीट टी है टोटल, तो फिर क्या होगा? नाइदर ए नॉर बी इज बेसिकली टी माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, टोटल माइनस दिस। तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट इज अ स्टोरी ऑफ आइदर प्लस नाइदर, आइदर प्लस नाइदर। तो आपको पता है दिस रीजन, दिस आउटसाइड रीजन इज नाइदर एंड दिस इनसाइड रीजन इज आइदर। सो इफ यू एड आइदर प्लस नाइदर, if you add either plus neither you will get the total story, you will get the total story। तो मतलब जब भी आपसे पूछा जाता है either तो आपको पता है यूनियन ले लेना है। जब भी आपसे पूछा जाता है नाइदर, आप टोटल में से यूनियन को माइनस कर दो, आपका नाइदर आ जाता है। सो दिस इज दिस होल कंप्लीट टोटल विच इज गोइंग टू बी योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो फिर ये सवाल करते हैं।
Find the number of ways to arrange A, B, C, D, E, F, G if A and B are together. मतलब क्या हो गई, आपको इसको एक बंडल में बांध देना है, बाकी सब अलग हैं, तो ये एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया, इसे आप कह दो X। तो बेसिकली आपको X, C, D, F, G को शफल करना है, X, C, D, F, G को शफल करना है। तो अब ये कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है ये 5 एलिमेंट है, इसको मैंने एक साथ बांध दिया है तो बेसिकली 6 एलिमेंट है, तो 6 फैक्टोरियल से मैं शफल कर सकता हूं। क्या ये मेरा आंसर कंप्लीट है या कुछ और मैंने गलती की है? मैंने क्या गलती की है, मैंने ए और बी को जो बांधा है वो 2 तरीके से बांध सकता हूं। कितने तरीके से बांध सकता हूं? 2 तरीके से। तो इसका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ए एंड बी जब टुगेदर है तो हम इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। सेम वे अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है सी एंड डी को टुगेदर, सी एंड डी को टुगेदर कर दिया है, तो अब क्या होगा, इसका भी आंसर सेम होगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी एंड सी एंड डी टुगेदर, मतलब अब ये बंडल एक्स बन गया है, ये बंडल वाई बन गया है, और आपके पास आ गई है 5 एलिमेंट्स एक्स वाई ई एफ जी। क्या होगा इसका आंसर? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में तो सही है, नहीं समझ में आया तो बोलो। यहां तक सब समझ में आ गया है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं फिर। आइदर ए एंड बी टुगेदर और सी एंड डी टुगेदर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3। समझ में आ गया? चमक गया? 1 + 2 - 3, 1 क्या था? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस वॉज द स्टोरी व्हेन ए एंड बी वर टुगेदर, दिस वॉज द स्टोरी व्हेन सी एंड डी वर टुगेदर। नाउ दोनों को जब ऐड कर दिए तो ओवरलैपिंग जोन 2 बार ऐड हो चुका है। ओवरलैपिंग जोन क्या है? व्हेन बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, so this is going to be your answer। समझ में आ रहा है? Neither A and B together nor C and D together, इसका आंसर क्या होगा? Either plus neither makes it total, so total minus either, total minus either, टोटल क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल minus the answer in fourth part, which is 7 factorial minus 2 into 6 factorial plus 2 into 6 factorial minus 5 factorial into 2 into 2. This is going to be your answer. टोटल -4, अच्छा टोटल -4, ठीक है ठीक है ठीक है। 4 को जब भी तुम नंबर 4 लिखो ना तो 4 को ब्रैकेट में डालो, है ना, नहीं तो नंबर 4 लगने लग जाता है। ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इवेंचुअली। इफ ए एंड बी टुगेदर बट सी एंड डी नॉट टुगेदर, मतलब मान लो ये सेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड बी टुगेदर, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड बी टुगेदर, और ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है सी एंड डी टुगेदर। सो व्हाट इज योर आंसर? यू वांट दिस आंसर, दिस जोन।
you want A, B together, but C and D should not be together. तो x का आंसर क्या था? x का आंसर था सर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और सर ये ओवरलैपिंग जोन को मुझे माइनस करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग जोन को मुझे माइनस करना पड़ेगा। ओवरलैपिंग जोन क्या था? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आई कहानी या नहीं आई? सो पैटर्न समझ में आ रहा है? सो यू आर एबल टू गेट इट राइट? If A and B together, then C and D not together. And if C and D together, then A and B not together. मतलब ये आपका X है, ये आपका Y है. A and B together, C and D together. What he want कि अगर A and B together है तो ये वाला जोन चलेगा. And if C and D together तो ये वाला जोन चलेगा. Which means overlapping zone is not required. Which means overlapping zone is not required. तो फाइनली 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. A and B together implies CD not together, and if CD is together then imply AB is not together. तो मतलब इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ आपको या तो AB को साथ रखना है, अगर AB साथ है तो CD साथ नहीं है, और अगर CD साथ है तो AB साथ नहीं है. इन दोनों केसेस का आंसर ये हो जाएगा. ठीक है? बेसिकली ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों का कोई ओवरलैपिंग जोन नहीं है, तो यू विल सिंपली ऐड देम. यू विल सिंपली ऐड देम. अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ए बी सी डी ई. Find the number of ways to arrange A, B, C, D, E if A occupies the original place. मतलब जो पहला जो अरेंजमेंट था A, B, C, D, E का जो अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट में जो भी अरेंजमेंट आपने देखा उसमें जो A मान लो 4th पोजीशन पे था, फिर आपने शफल किया तो A फिर भी 4th पोजीशन पे ही रहेगा. A फिर भी 4th ही पोजीशन पे रहेगा. मान लो जब आपको मैंने ये नंबर्स दिए, ऐसे दे दिया D, E, B, C, A, और जब आपने इसको शफल किया तो यहां पे कोई भी शफल हुआ लेकिन A अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही आया. A अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही आया. तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? 4 फैक्टोरियल. वेरी इजी, 4 फैक्टोरियल है ना. A will come back to its position, rest everyone will shuffle. So 4 factorial is right answer. If B occupies its original position, again क्वेश्चन A और क्वेश्चन B में कोई चेंज डिफरेंस नहीं है, तो मतलब A और B दोनों, यहां को A को पोजीशन पे आ गया तो 4 फैक्टोरियल, B आएगा तो भी 4 फैक्टोरियल. राइट? मेंशन द सीरियल नंबर, मेंशन द सीरियल नंबर, मेंशन द सीरियल नंबर while writing the answer. Now find the number of ways to arrange A, B, C, D, E if A and B occupies its original position. If A and B occupies its original position. अब क्या हो रहा है? सिर्फ A नहीं, A भी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और B भी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. मतलब A और B के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है. A जहां पे रहने दो, B जहां पे रहने दो. 3 फैक्टोरियल. एब्सोल्युटली करेक्ट. 3 फैक्टोरियल. B occupies its original position. A और B occupies its original position. इधर की कहानी आ गई है 1 plus 2 minus 3. 4 factorial plus 4 factorial minus 3 factorial. ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है? ओके ओके, ठीक है. कार्तिक, प्रणव, सशक्त, सुश्वेता, आर्यन, वेरी गुड. आगे बढ़ो. 4th का बताओ. 4th समझ में आ गया सबको? आइदर का मतलब आई एम श्योर अब आपको फ्रेंडलीनेस हो रही है आइदर वर्ड से. नाइदर.
अगर कोई कांस्टेंट नहीं होता तो इसको कितने से में शफल करते हैं? टोटल क्या होता? 5 फैक्टोरियल -4, 5 फैक्टोरियल -4, which means 5 factorial minus 4 factorial plus 4 factorial minus 3 factorial. ठीक है? If either A or B but not both occupies original position, बोथ नहीं ऑक्युपाई करना चाहिए, या तो सिर्फ ए ऑक्युपाई करेगा या तो बी ऑक्युपाई करेगा। ए ऑक्युपाई किया 4 फैक्टोरियल से, बी ऑक्युपाई किया 4 फैक्टोरियल से, -2 इंटू, समझ में आ गया 6 या नहीं समझ में आया? ये सेट है जिसमें ए ऑक्युपाई कर रहा है, ये सेट है जिसमें बी ऑक्युपाई कर रहा है। यू वांट ओनली दिस रीजन और दिस रीजन। बोथ ऑक्युपाई नहीं करेगा ओरिजिनल पोजीशन, बोथ ऑक्युपाई नहीं करेगा। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हो गया अखिल, अभी तक समझ में नहीं आया ये पार्ट? ठीक है, आपने कहा ये सेट है जहां पे ए ऑक्युपाई किया, ये सेट है जहां पे बी ऑक्युपाई किया। यू वांट ईदर ए और बी बट नॉट बोथ, बोथ ऑक्युपाई नहीं करना है। तो अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो आपसे पी प्लस आर पूछा गया है, पी प्लस आर पूछा गया है। आपको पता है पी प्लस क्यू 4 फैक्टोरियल है, क्यू प्लस आर 4 फैक्टोरियल है। तो बेसिकली आपने 2 बार आर ऐड, 2 बार क्यू ऐड कर दिया है, तो दोनों क्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपको सिर्फ पी प्लस क्यू चाहिए था। अब देखो इंटरेस्टिंग हो गया। इफ आइदर ए और बी और सी और डी और ई ऑक्युपाई इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब क्या हुआ? इफ आइदर ए और बी और सी और डी और ई ऑक्युपाइज पोजीशन, मतलब सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा ए बी सी माइनस सिग्मा ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी ई। बच्चे लोग समझे या नहीं समझे मैंने क्या किया? तो कहीं ना कहीं आपको बारी बारी से सबको ओरिजिनल पोजीशन देना है। तो 5c1 इंटू 4 फैक्टोरियल, सिग्मा ए का मतलब क्या हुआ? 5c1 इंटू 4 फैक्टोरियल। सिग्मा ए बी का मतलब क्या हुआ? 5c2 3 फैक्टोरियल, 5c2 3 फैक्टोरियल। 3 बंदे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, 4 बंदे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इसका मतलब तो सेम है, बट वो भी कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 5 बच्चे ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं समझ में आया? अब देखो, ये कहानी तो समझ में आ गई, पैटर्न भी समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इफ नन ऑफ देम, इफ नन ऑफ देम ऑक्युपाइड्स ओरिजिनल पोजीशन, क्वेश्चन 7 क्या था? इफ आइदर ऑफ देम
और अब क्या है, नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, आइदर प्लस नाइदर इज टोटल। सो अगर टोटल देखें, टोटल आपका क्या है 5 फैक्टोरियल, टोटल क्या आपका 5 फैक्टोरियल माइनस आइदर 5c1 4 फैक्टोरियल माइनस 5c2 3 फैक्टोरियल प्लस 5c3 2 फैक्टोरियल माइनस 5c4 1 फैक्टोरियल प्लस 5c5 0 फैक्टोरियल। दिस इज द स्टोरी व्हेन नन ऑफ देम विल ऑक्युपाई इट्स। अब देखते हैं कोई पैटर्न इमर्ज क्या कर रहा है क्या। अब देखो गौर से, ये 5 फैक्टोरियल ऐसे छोड़ दो, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 4 से 4, so what you can see is 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो 1 by 1 फैक्टोरियल माइनस 1 by 2 फैक्टोरियल प्लस 1 by 3 फैक्टोरियल माइनस 1 by 4 फैक्टोरियल प्लस 1 by 5 फैक्टोरियल। अब देखो दोनों से 5 फैक्टोरियल और कॉमन ले सकते हो, 5 फैक्टोरियल ले लो और देखो 1 माइनस 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल माइनस 1 by 5 फैक्टोरियल। कैन यू सी दिस पैटर्न? और 1 अपॉन को मैं 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो बेसिकली क्या हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये जो 5 बंदे थे, इन पांचों बंदों को आपने डिरेंज कर दिया। डिरेंज मतलब यू डिडंट लेट देम अचीव देयर ओरिजिनल पोजीशन, राइट। तो आप कह सकते हो दिस इज कैपिटल D5। ये सिंबल आप यूज कर सकते हो कैपिटल, वैसे ये सिंबल स्टैंडर्ड नहीं है बट हम लोग अपने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो कैपिटल D5 को आप कह सकते हो डिरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग, और D5 का मतलब क्या होता है 5 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके इवेंचुअली यू कैन गो। So shuffling of n objects when none of the objects occupy back its original position, that is called derangement. That is called derangement. Shuffling of n objects when none of the objects occupy the original position, and we call that as derangement. So I'm sure अब आपको पता चल चुका है why I took so much effort to give some time to Venn diagram and how you can connect it, right? So अगर आपको n ऑब्जेक्ट को डिरेंज करना है, अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स की शफलिंग कर रहे हैं and you don't want any of the object to get back to its original position, you are going to call it dn, और वो जो dn की वैल्यू होगी n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू, आपने ऑब्जर्व किया होगा इवन पोजीशंस में प्लस थे और ऑड पोजीशन में माइनस थे। तो मुझे नहीं पता n पॉजिटिव n इवन है या ऑड है, तो लास्ट में मैंने क्या लिख दिया -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर
n। ठीक है, आगे बढ़े। If n objects are shuffled and none of them occupy its original position, then how many ways it is possible? So it was a direct question. ठीक है, a postman has 10 letters to deliver to 10 different addresses, है ना, 10 लेटर आए हैं 10 different addresses में। Find the number of ways in which none of the letters reached its correct address. अब भैया कौन था ये पोस्टमैन मुझे नहीं पता, बट आपके एडमिट कार्ड आए थे 10 बच्चों के और 10 के एडमिट कार्ड घर नहीं पहुंचे, मतलब सबके इधर उधर चले गए। अखिल का एडमिट कार्ड आर्यन के पास चला गया, आर्यन का एडमिट कार्ड सौरभ के पास चला गया, सौरभ का सुश्वेता के पास चला गया। इस तरीके से कहानी ऐसे हो गई। अ पोस्टमैन हैज, अब इन विच नन ऑफ द लेटर्स रीच्ड इट्स करेक्ट एड्रेस। तो इस तरीके की कितनी गलतियां पॉसिबल हैं? तो ऑफ कोर्स आपको पता चल चुका होगा, आंसर वुड बी D10। एग्जाम में D10 लिख के मत आ जाना, D10 आपका सिंबॉलिक नंबर है। ठीक है, D10 का मतलब क्या होता है? 10 फैक्टोरियल इंटू ठीक है, इस तरीके से लिखना। ठीक है, D10 लिखना आना चाहिए। A postman has 10 letters to deliver to 10 different ways. Find the number of ways in which exactly 4 of the letters reached its correct address. तो वो 10 लेटर में वो 4 लकी लेटर पहले चुनना होगा। 10 लेटर में वो 4 लकी लेटर निकाल लो। तो 10C4 चुन लिया। अब वो 6 अनलकी लेटर को क्या करना है? डिरेंज कर देना है। D6. So eventually the answer would be ठीक है। इसको 3 कर लो, थर्ड पार्ट है। इन विच एट मोस्ट 7 ऑफ द लेटर्स रीच इट्स करेक्ट एड्रेस। मतलब एट मोस्ट का मतलब मैंने कल बताया था, एट मोस्ट का मतलब क्या हो सकता है? मतलब या तो एक भी लेटर नहीं पहुंचा, या तो एक लेटर पहुंचा, या तो 2 लेटर पहुंचा, या तो 3 लेटर पहुंचा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7। इतने ही लेटर्स पहुंच पाए करेक्ट एड्रेस में। यही सिनारियोज होंगी, ये सारे केसेस बन जाएंगे, ये सारे केसेस बन जाएंगे। एक भी लेटर घर नहीं पहुंचा, D10। एक लेटर घर पहुंचा, 10C9, सॉरी D9। 2 लेटर घर पहुंचे, या एक ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है? टोटल माइनस 8 लेटर घर पहुंच गए, 9 लेटर घर पहुंच गए, 10 लेटर घर पहुंच गए। टोटल
माइनस 8 9 10, टोटल माइनस 8 9 10, ये भी हो सकता है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, इसमें कैलकुलेशन कम होगा। टोटल तो क्या हो सकता है सर? टोटल तो 10 फैक्टोरियल होगा, टोटल 10 फैक्टोरियल होगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? 8 लेटर घर पहुंच गए, 10C8 D2, 10C9 D1, 10C10 D0। D1 और D0 का कोई मतलब नहीं है, वो आप कैलकुलेट करोगे इवेंचुअली सब आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप छोटा कर सकते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। अब आते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन फाइन पे 5, in how many ways 5 pair of gloves can be divided into 5 groups such that no group gets a complete correct pair। मतलब आपके पास 5 ग्लव्स थे और आपके 5 ग्रुप्स थे। अब आपने क्या किया, पहले तो एक एक पेयर का मतलब सबका मान लो राइट हैंड आपको सबका दे दिया, राइट 1, राइट 2, राइट 3, राइट 4, राइट 5, राइट हैंड ऑफ ग्लव्स दे दिया। बट लेफ्ट हैंड, लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, लेफ्ट 3, लेफ्ट 4 और लेफ्ट 5, जो लेफ्ट हैंड का ग्लव्स था वो आपने किसी को नहीं पहुंचने दिया अपने करेक्ट एड्रेस पे। तो क्या हो जाएगा? D5। और D5 क्या होता है आपको हैंडल करना आता है, अभी हमने सॉल्व भी किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? ये सवाल कीजिए, कंसिडर अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx सच दैट f a टू a, इसका मतलब आई एम श्योर आपको पता है, दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर कोडोमेन, इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मतलब अगर ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसके उतने ही एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स दे रखा है, और आप फंक्शन किसी को भी किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, 1 1 बना सकते हो, राइट, 1 1 बना सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है कि सेट ए में 10 एलिमेंट हैं, सेट दूसरा जो कोडोमेन है उसमें भी 10 एलिमेंट हैं, और ये 1 1 है, ऑन टू है, मतलब हर एक को आपको कपल बनाना है, पेयर बनाना है। 10 एलिमेंट्स इधर के, 10 एलिमेंट के उधर से, किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकते हो। इफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसी तरीके से आपने एक इक्वेशन डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब F3 इज इक्वल टू 3, F5 इज इक्वल टू 5 और F7 इज इक्वल टू 7। मान लीजिए ये 3 5 7 ऐसे हैं जो अपने साथ वाले बंदे के साथ जुड़ जा रहे हैं, हैज एग्जैक्टली 3 रूट्स, मतलब 1 2 4 6 8 9 and 10. These 7 guys will not be getting attached with 1 2 4 6 8 9 10। इनकी इसके साथ पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, इनकी इनके साथ पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। ये 3 की पेयरिंग हमने कर ली है, तो वो कौन 3 लकी विजेता हैं? वो 10C3 हैं। बाकी क्या करेंगे? 7 बच्चों को डिरेंज कर देंगे, 7 बंदों को डिरेंज कर देंगे।
सो द आंसर वुड बी 10C3 D7। ठीक है,